Hello friends, welcome to A1IS. Today we'll start our ongoing current affairs series for BPSC मेंस। और जो हम सीरीज देख रहे हैं लास्ट वीडियो से पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसी को हम करंट अफेयर्स डेवलपमेंट से कोरिलेट करेंगे। कल हमने पढ़ा था जुडिशियल टूल्स जिसमें ओवर रिच, एक्टिविज्म, रिस्ट्रेंट और जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ा था और कुछ लैंडमार्क जजमेंट को लेकर। Now, today we'll start our second important topic regarding the पॉलिटी जिसमें हमें सॉवरेनिटी को लेकर पढ़ना, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री हम बोल सकते हैं सुप्रीमेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। ये सब जो टर्म्स है और जो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में बहुत डेवलप होते हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना विथ एग्जांपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट से कोट करना होगा, कुछ अमेरिकन पार्लियामेंट या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कोट करना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और लैंडमार्क। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी कॉमन इन बीपीएससी, प्रीवियस ईयर हो या अपकमिंग एग्जामिनेशन हो, जरूर आएंगे। तो नाउ टुडे विल स्टार्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी सुप्रीमेसी। तो पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज parliamentary how do constitutional amendments reflect the balance between parliamentary sovereignty and constitutional supremacy in India? Second question क्या कह रहा है? Discuss the impact of Article 368 on parliamentary sovereignty. How has the Supreme Court interpreted दिस प्रोविजन इन द लैंडमार्क केसेस? तो कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस को भी लेकर डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है इस पे? एग्जामिन हाउ जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवर रिच चैलेंज द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। तो जो हमारा कोर पॉइंट है रिगार्डिंग डिस्कशन इज द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। अब इस पे क्या इफेक्ट्स हो रहा है, क्या लिमिटेशंस है, क्या इसके ब्रॉड वे, वो सारा टॉपिक्स हमें समझना है। अगेन आई एम सेइंग इस अप्रोच से आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट भी समझ में आएगा और ऑल कंटेंट रिगार्डिंग दिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पहले हम समझेंगे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और वी कैन से पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। दोनों में अंतर समझना है पहले। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, when we talk about the supremacy it means that this is the supreme body, इससे ऊपर कोई बॉडी नहीं है। तो when we talk about parliamentary supremacy तो इसका मतलब हो गया the supreme authority to make law, supreme authority to make law regarding the बाउंड्रीज रिगार्डिंग द स्टेट। तो एक तरीके से एकदम सुपर ऑथोरिटी है, कोई लीगैलिटी से आप उसे बाइंड नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फॉर दैट एग्जांपल अगर आप ब्रिटेन का देखेंगे तो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वहां पे हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करते हैं। तो इट मींस दैट नो अदर बॉडी, नो अदर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट कंट्रोल द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। तो भारत में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है या पार्लियामेंट सोवरेनिटी है, ये भी हम समझेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की बात, तो सोवरेन क्या होता है? मतलब इंडिपेंडेंट होता रिगार्डिंग द मेकिंग एनी लॉज। तो यहाँ पे भी हम जब सोवरेनिटी की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट है, ही इज द वन ऑफ द कोर बॉडी, कोर ऑर्गन, ऑथराइजेशन जिससे पास पावर है, जो वो लॉ बना सकता है, लॉ को चेक कर सकता है, कुछ भी डिसीजन ले सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियाज स्ट्रक्चर, अगर हम भारत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात करें, भारत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वी नो दैट वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट we adopted
द मिडिल पाथ वी अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने मिडिल पाथ अडॉप्ट किया। मतलब जो ब्रिटेन है और जो यूएसए है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात की जाती है और यूएसए में जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात की जाती है, जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात की जाती है और यहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात की जाती है। और भारत में जो स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया गया वहां पे पार्लियामेंट सॉवरेनिटी की बात की गई है। इट मींस दैट वी आर ऑन द मिड कोर्स की बात कर रहे हैं, मिडिल पाथ की बात कर रहे हैं। तो भारत में जो सॉवरेनिटी है पार्लियामेंट का वो पूरे तरीके से आप बोल सकते हैं रिजिड नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशंस है। फॉर दैट इंडिया सॉवरेनिटी और इंडिया पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज नॉट फुल एब्सोल्यूट, तो पूरा एब्सोल्यूट नहीं है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है। तो दिस इज बेसिक डिपेंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉवरेनिटी एंड सुप्रीमेसी। तो ब्रिटेन वहां पे सुप्रीमेसी की बात की जाती है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। नो वन कैन डिसाइड, नो वन कैन लिमिट द पावर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पे जैसे जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, वहां पे जुडिशरी कैन कर्टेल, कैन चेक और इंटरप्रेट द लॉ। तो फॉर दैट रीजन इंडिया में भी हमने देखा है पार्लियामेंट्री ने कोई लॉ लाया, अगर लगा कि दे कैन एब्रेज दे कैन कर्टेल द फंडामेंटल राइट्स, तो वो सब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू भी है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट। तो भारत में आप बोल सकते हैं कि वी हैविंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कि जो करना आप कीजिए। पार्लियामेंट हैव ऑथोरिटी, पार्लियामेंट हैव सुप्रीम बॉडी एंड ऑथोरिटी, बट जो भी करना आपको अंडर द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत संविधान एक पावर देता है, किसे दे रहा है? पार्लियामेंट को, और किसी को नहीं दिया गया। पार्लियामेंट कैन डिसाइड, पार्लियामेंट कैन अडॉप्ट मेनी मैक्सिमम ऑफ द लॉज। तो ये पावर किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं द सुप्रीमेसी इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी विच प्रोवाइड्स नॉट फुल्ली एब्सोल्यूट पावर टू द पार्लियामेंट। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, जो बेसिक पॉइंट्स है, जो आपको हमेशा समझना चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इंडिया में होता क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी in India refers to the supremacy of the parliament in the legislative process and its ability to make or repeal laws without interference from other branches of government। तो हमने पिछले क्लास में सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ा था, हमने एक हॉरिजेंटल पढ़ा था और एक वर्टिकल पढ़ा था। तो जब हॉरिजेंटल की बात करते तो ये सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ा था, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव। और जब हम डिवीजन ऑफ पावर की बात किए थे तो सेंटर, स्टेट एंड द लोकल बॉडीज। तो ये जो हॉरिजेंटल सेपरेशन ऑफ पावर्स है और जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स है, इसको हम बोल सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, जो हमने पिछले वीडियोस में समझा था कि कैसे पावर डिवाइड होते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो यहां पे क्या है? इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर कोई एग्जीक्यूटिव कुछ भी डिसीजन लेती है, लेजिस्लेशन उसे पास करता है, अगर एग्जीक्यूटिव डिसाइड रिगार्डिंग द एनी लॉ और लेजिस्लेशन उसे पास कर देता, तो नो वन कैन इंटरफेरेंस इन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, रोल्स को लेकर। और ये जुडिशरी है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द कंसेप्ट ऑफ parliamentary sovereignty is not explicitly mentioned in the Indian Constitution। तो पार्लियामेंट्री का जो सॉवरेनिटी है वो भारत के संविधान में कहीं एक्सप्लेन नहीं किया हुआ ओपनली, मतलब खुलकर नहीं बताया गया। कुछ हमने वहाँ के फीचर से वहाँ कर समझ कर उसके क्रक्स को समझा कि भारत में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात की गई, पर भारत के संविधान में ओपनली और एक्सप्लिसिट ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन किया गया। बट इट्स फंडामेंटल फीचर, जो फंडामेंटल फीचर्स है जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, द इम्पॉर्टेंट सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन, ये है वो एक तरीके से फंडामेंटल फीचर्स देता है कि पार्लियामेंट हैविंग ए स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, जहाँ पे अमेंडमेंट करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऐसे करके बहुत सारे फंडामेंटल फीचर्स है जो आपको समझ में आएगा कि भारत के संविधान ने पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी स्ट्रक्चर की बात की है।
from the overall structure and provision of the constitution, the very important parliamentary sovereignty. Now moving again forward कि आगे हमें क्या समझना है इस चीज को लेकर, इज देयर पार्लियामेंट्री सॉवरिनिटी इन इंडिया। तो मैंने शुरुआत में कहा कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और सॉवरिनिटी में अंतर क्या, लेकिन वी नॉट अडॉप्ट द एब्सोल्यूट, मतलब कहने का एब्सोल्यूट पावर नहीं मिला हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरिनिटी इन इंडिया इज नॉट एब्सोल्यूट एंड इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है। तो इसका मतलब वी हैविंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, हम कह सकते हैं इस बात को कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, क्योंकि हम पार्लियामेंट पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमारा लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिटेशन लगा दिया जाता है, फॉर दैट रीजन वी कैन नॉट से कि पार्लियामेंट्री सॉवरिनिटी हैविंग एब्सोल्यूट पावर, तो नॉट एब्सोल्यूट इसलिए टर्म यूज किया गया। अनलाइक इन सम अदर कंट्रीज वेयर पार्लियामेंट्री सॉवरिनिटी इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल लाइक ब्रिटेन, हमने डिस्कस किया था वहां पे कोई जुडिशरी और कोई कैन नॉट बी ओवरटर्न और कैन नॉट चेंज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ रिकॉग्नाइज ए बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट उसमें पावर तरीके से डिवाइड किया हुआ, फॉर दैट रीजन वी कैन नॉट से पार्लियामेंट्री सॉवरिनिटी ऑफ इंडिया इज एब्सोल्यूट, फॉर दैट रीजन वी ऑलवेज यूज नॉट एब्सोल्यूट, और जो हमारा लिमिटेशन है किसके द्वारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिया पार्लियामेंट्री सॉवरिनिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस की बात की गई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना और ये कंसेप्ट समझ में जाएगा, कोई जरूरत नहीं है आपको याद रखना, सिर्फ पॉइंट्स याद रखना है। द कंसेप्ट रिगार्डिंग द पॉलिटी, किसी तरीके का क्वेश्चन आएगा बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। सुप्रीमेसी क्या होता है, सॉवरिनिटी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी क्या होता है, लिमिटेशन, सारा चीज को। तो की एस्पेक्ट्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरिनिटी इन इंडिया, तो भारत का जो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटेन डॉक्यूमेंट। और हम जो ब्रिटेन का हमेशा एग्जांपल ले रहे हैं, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है नॉट रिटेन, फॉर दैट रीजन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी कैसे हो सकता है, जो चीज लिखा हुआ ही नहीं है आप उसको कैसे सुप्रीम बोल सकते हैं। तो फॉर भारत में हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इसलिए ऊपर रखते हैं क्योंकि हमारा रिटेन डॉक्यूमेंट है। सर्विंग एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, it established the fundamental principles, rules and restrictions that parliament must adhere to when enacting laws। तो कहने का मतलब कि हमारा जो रिटेन डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो डिसाइड करती है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकता, कहाँ पे लिमिटेशंस लग सकता है, क्या नहीं लग सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिटेन डॉक्यूमेंट। These provisions are not merely symbolic but hold legal weight, being enforceable by the judiciary। तो जुडिशरी का भी यहाँ रोल बहुत ओपन है, इसलिए हमने कल लास्ट वीडियो में समझा था कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। जुडिशरी का काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, लेकिन अगर कोई लॉ को लेकर गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट कुछ कर ही नहीं रही है तब जुडिशरी को आगे आना पड़ता है। Moreover, they cannot be altered through the ordinary legislative process. Hence, the Constitution limits the parliamentary sovereignty. अगर कुछ भी चेंजेस करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, चेंज करना है तो नॉर्मल लॉ को लेकर आप पास नहीं कर सकते। वहां पे जो अमेंडमेंट लाइएगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोसेस बना, अमेंडमेंट प्रोसेस बना आर्टिकल 368 के थ्रू, उसी के द्वारा ला सकते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है वहां पे, क्योंकि रिटेन डॉक्यूमेंट है। अगेन आई एम सेइंग द रिटेन डॉक्यूमेंट होने के कारण जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, हम उसी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ब्रिटेन का अलग कंसेप्ट है रिगार्डिंग द नॉन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और डॉक्यूमेंट। मूविंग सेकेंड पॉइंट, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमने ये भी डिस्कस किया कि फेडरलिज्म इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन। हमने लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड किया है, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को डिवाइड किया और फाइनेंशियल पावर को डिवाइड किया है, और वहां पे थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग अपहोल्ड दिया है, एक अपर हैंड दिया है, वो पार्लियामेंट को दिया है कि पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, स्टेट के लिए वो तो कुछ पावर दिया। तो इसलिए भारत के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसे क्वासी फेडरल बोलते हैं, ये भी आपको पता है। क्वासी फेडरल मिक्स्ड है,
फॉर दैट रीजन इंडियाज फेडरलिज्म और फेडरल स्ट्रक्चर इज नोन एज क्वासी फेडरल, क्योंकि हमने पावर तो बोल दिया कि फेडरल स्ट्रक्चर है, ये सारा चीज है, तो लेकिन भारत में कुछ पावर स्टेट के पास भी है, सेंटर के पास भी है। इंडिया ऑपरेट्स अंडर ए फेडरल सिस्टम विथ ए डिवीजन ऑफ पावर, हमने डिवीजन ऑफ पावर पढ़ा था, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। The parliamentary sovereignty in India is limited to the subject list in Union list. It explicitly prohibited from the legislation on the matter in the state list. आपने पढ़ा होगा शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। अगर कोई भी लॉ यूनियन को बनाना है तो उसमें पार्लियामेंट लॉ लाएगी, यूनियन में अप एंड डाउन जो भी अमेंड करना वो सारा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अगर स्टेट के लिए लाना है तो पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो नेक्स्ट समझेंगे। पर स्टेट को अगर लाना अपने यूनिट टेरिटरी को लेकर तो उसमें सारा चेंजेस कर सकती है। तो दिस टाइप ऑफ तरीके से एक लिमिटेशन दिया गया। हाउ एवर सर्टेन सर्कमस्टांसेस सच एज ड्यूरिंग इमरजेंसी से हमने आपने पढ़ा होगा, पार्लियामेंट गेन्स द अथॉरिटी टू लेजिस्लेट सब्जेक्ट विद इन द स्टेट। अगर इमरजेंसी लगा हुआ है तो आप स्टेट लिस्ट को भी एक तरीके से चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, उसके लिए लॉ सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन द एस.आर. बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस अंडरस्कोर द फेडरल नेचर ऑफ द गवर्नमेंट and emphasize the parliament power are constrained by the principles of federalism। तो कहने का मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें, इन दिस केस एक तरीके से बताया कि भारत में पार्लियामेंट को ये फॉलो करना पड़ेगा, या जो हमारा नेचर है फेडरल स्ट्रक्चर को उसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जो लिमिटेशंस लगाए हैं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, पहला तो रिटन डॉक्यूमेंट के कारण, दूसरा हमारा ये फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जुडिशियल रिव्यू, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। अब हम पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी कैसे नहीं है, वहां पे क्या क्या लिमिटेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हो या और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, उसकी बात कर रहे हैं। तो रिटेन, फेडरल एंड थर्ड जुडिशियल रिव्यू। तो बेसिक स्ट्रक्चर में भी एक पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जुडिशियल रिव्यू एक तरीके से चेक एंड बैलेंस का काम कर रही है। ये देख रही है कि आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो कि पार्लियामेंट एक आर्बिट्ररी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाए। पार्लियामेंट्री में डेमोक्रेसी इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब पार्लियामेंट अगर कोई आर्बिट्ररी डिसीजन ले रही है तो उसको कौन चेक करेगा? तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कौन करेगा? जुडिशरी करेगा। तो दिस जुडिशरी रिव्यू में चेक बैलेंस का काम करेगी, चेक करेगी लिमिटेशन जो प्रिंसिपल्स हैं, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है, फेडरल प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, वो उसमें जुडिशियल रिव्यू बहुत हेल्प करेगा। बीइंग द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एंजॉय unchecked authority. For a law to be considered valid, it must undergo judicial review. This means that the judiciary assesses the constitutionality of legislative enactments limiting the parliamentary sovereignty in India. तो ये बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएगा। जो चेक करने का काम है जुडिशियल रिव्यू, तो चेक करने का काम है जुडिशियल रिव्यू का कि वो चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, जो प्रिंसिपल्स है उसके अगेंस्ट है। तो ये प्ले एक तरीके से पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को चेक करने का काम और रिस्ट्रिक्ट करने का काम कर रही। इफ ए लॉ इज फाउंड टू बी इनकंसिस्टेंट विथ ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर इट वॉइड। नोटेबल एग्जाम्पल जो हमने एनजीएसी का बात किया था, ऑन द जुडिशियल हो या एक्टिविज्म में बात हो, इसमें हमने बात किया था जिसको माना गया था कि वो एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने एक इंपॉर्टेंट एनजीसी एक्ट पास किया अंडर द 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो प्रोसेस था अमेंडमेंट एक्ट का 368, उससे तो बहुत इजीली पास किया, लेकिन बाद में जब जुडिशियल रिव्यू में गया तो दिस फाइंड दैट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आप कह ही सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सुवरेनिटी की बात नहीं। अगर यही ब्रिटेन रहती तो यहाँ पे ये जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट ही नहीं रहता। पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो फाइनल है, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीमेसी है, सुप्रीम ऑथोरिटी। नाउ फंडामेंटल राइट्स, ये भी आपको पता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी लिमिटेशंस की बात है कि आप फंडामेंटल राइट्स आप कंट्रोल, फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से कटेल नहीं कर सकते, एक तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसको लेकर इंपॉर्टेंट है। Granted fundamental rights which are justiciable, meaning they can be enforced through the legal proceeding. Parliament expressly restricted from enacting laws that violate this fundamental right. These rights crucial for safeguarding liberties and suspended or curtailed by legislative action. तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फंडामेंटल राइट तो आप कर्टेल कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई जस्टिफाइबल रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो। जैसे आपने पढ़ा होगा राइट टू फ्रीडम वाले पोस्ट में रीजनेबल
रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट का वीटो पावर, ये भी आपने पढ़ा होगा, देयर आर 4 वीटोज, एब्सोल्यूट, पॉकेट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव। अब जिसमें कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास कर दिया तो जब सुप्रीम है, अगर वो सुप्रीम बॉडी रहती तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट को तो पास करना ही पड़ता, वहाँ पे वो वीटो यूज़ नहीं कर सकता था। लेकिन बहुत सारे जो बिल्स होते हैं, एक्सेप्ट अमेंडमेंट बिल्स होते हैं, वहाँ पे वीटो पावर यूज़ कर लेते हैं। जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो यूज़ किया था, और भी के आर नारायण ने वीटो पावर यूज़ किया था। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल शोइंग द लिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरिनिटी। अंडरस्टैंड, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना। अगेन आई एम रिकॉलिंग, पहला क्या है, रिटेन डॉक्यूमेंट हमारे पास जो लिमिटेशन दे रहा है। दूसरा फेडरल स्ट्रक्चर, थर्ड जुडिशियल रिव्यू, फोर्थ फंडामेंटल राइट्स, फिफ्थ वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन जो आपको पता होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अफेक्टिंग द पार्लियामेंट्री सॉवरिनिटी इन इंडिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे भी पॉइंट्स है जो आपको समझना हो जाए कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात करें। अब यहाँ पे क्या क्या बात आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ लिमिटेशंस लगाई है पार्लियामेंट्री सॉवरिनिटी को। अगेन फर्स्ट सी द क्वेश्चन, हमने जो क्वेश्चन शुरू किया था उसमें सारे चीज को हम कवर कर रहे हैं। यानी हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिफ्लेक्ट द पार्लियामेंट्री सॉवरिनिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। 368 की बात कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट वन है। जुडिशियल ओवर रीच एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन। ऐसे करके आप टॉपिक को सारे कवर कर लीजिएगा, मेंस ओरिएंटेड इन द पॉलिटी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं अफेक्टिंग द पार्लियामेंट्री। तो फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कलेक्टिवली शेप एंड लिमिट पार्लियामेंट्री सोवरिनिटी इन इंडिया, emphasizing the supremacy of constitution, protecting the fundamental rights, providing avenues for the judicial review to maintain a balance of power। तो मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स है, अगर गवर्नमेंट बोलेगी नहीं राइट टू फ्रीडम एक तरीके से कर्टेल किया जाएगा, तो थ्रू दिस जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 32, 226 जहाँ पे रिट्स की बात की गई है, वहाँ पे एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन लगाए गए हैं। कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, या बोल सकते हैं कुछ क्लॉज हैं जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शंस केस में होता है, या इमरजेंसी के प्रोविजंस हो, कोई वार वाले केस हो, या रीजनेबल जस्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ने लिमिट किया है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात। तो ऑल पॉइंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको समझना होगा कि कैसे क्या चीज हो रहा है। अब इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट है, जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, पहला है जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स इज डीम्ड void। This provision empowers the judiciary to conduct a judicial review of constitutional laws, ensuring that legislative action align with the guaranteed fundamental rights। तो कहने का मतलब आर्टिकल 13 ये कह रहा है कि अगर आप कोई लॉ लाएं, अगर कोई लॉ लाते हैं और वो इनकंसिस्टेंट रहता रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स, मतलब एक लॉ लाएं और वो एक तरीके से कंपेटेबल नहीं है फंडामेंटल राइट्स के साथ, ऐसा कोई लॉ ला रहे जिससे फंडामेंटल राइट्स कर्टेल किए जा रहे, ब्रीच किए जा रहे, तो उस जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उस चीज़ को लिमिट किया जाएगा, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, उसे लीगलिटी में आपको चेक करना पड़ेगा। तो दिस ऑल आर द लिमिटेशन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द जुडिशियल रिव्यू। तो ऑल पॉइंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड चेक करना है कि सारे पॉइंट्स आपको बस समझ में आ रहे हैं, और साथ साथ में ये पॉइंट्स को आपको याद रखने। तो बार बार एक दो बार स्लाइड पढ़िएगा, और किसी टाइप का क्वेश्चन सुप्रीमेसी सॉवरेनिटी को लेकर आएगा, बहुत इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 14 एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, emphasizing that everyone is equal in the eyes of law and no one is above it। Constitutional provision act as a check on parliamentary action preventing discriminatory legislation। कहने का मतलब कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस कंसेप्ट से। कोई बिल आया, अब कोई बिल अपने पार्लियामेंट ने पास किया, वो एक्ट बन गया आफ्टर द प्रेसिडेंट एसेंट के बाद। अब वो बिल अगर देखा जाए डिस्क्रिमिनेटरी है, पर्टिकुलर को टारगेट किया जा रहा है, जैसे सिटीजनशिप एक्ट आया था,
सिटीजनशिप एक्ट को लेकर बोला गया कि जो एक्ट आया वो डिस्क्रिमिनेटरी है, वहाँ पे मुस्लिम को पॉइंट आउट किया जा रहा है, ये सारा चीज़ है। लेकिन जब वो जुडिशियल रिव्यू की तरफ गया, राइट टू इक्वलिटी की तरफ गया, तो वहाँ माना गया कि नहीं, ये सारा चीज़ नहीं है, कुछ वहाँ पे जो रिलीजियस परसिक्यूटेड है हम उनके लिए वो चीज़ कर रहे हैं, एंड मुस्लिम्स आर नॉट रिलीजियसली परसिक्यूटेड फ्रॉम द पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा चीज़ें। तो ये भी एक तरीका है टू चेक। अब चेक कैसे होगा? थ्रू द जुडिशियल रिव्यू, थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस चेकिंग द लिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। 368 पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसे मिला गया? यहाँ पे हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट के पास पावर है, तो इस मीन्स पार्लियामेंट सॉवरेनिटी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट को पावर दिए हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशंस लगाएं। जैसे पार्लियामेंट हैज़ द पावर, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में कि पार्लियामेंट के पास पावर है किसी का नाम चेंज करना, अल्टर करना, बाउंड्रीज को वो करना, रीचेक करना। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए अमेंडिंग द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 ग्रांट्स पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। बाय एडिंग, वेरिंग और रिपेलिंग प्रोविजंस, हम ऐड कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, फॉलोइंग द स्पेसिफिक प्रोसीजर। जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर बना है, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी रेटिफाइड विद द स्टेट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। While this grants flexibility, it also imposes procedural constraint on parliamentary sovereignty in India, ensuring डेलिबरेटिव प्रोसेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। जैसे आपने अमेंडमेंट तो कर दिया, लेकिन अगर वो अमेंडमेंट अल्टरिंग द नेचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अगर पार्लियामेंट्री सुप्रीम है, अगर पार्लियामेंट सॉवरेन, प्योर सॉवरेन है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, तो वो फिर नल एंड वॉइड नहीं होना चाहिए, वो एक तरीके से इलीगल नहीं होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए। तो केशवानंद भारती केस में ये बात किया गया कि आप कोई भी अमेंडमेंट करते हैं, अगर वो चेक एंड बैलेंसेस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के पास पहुंचता, वो चेक किया जाता, अगर वो अल्टर हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर किया जा रहा है, तो हम उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। तो इट मींस दैट इट लिमिट्स द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। आर्टिकल 49 सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, डिक्लेयर्स दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। दिस प्रोविजंस लिमिट्स द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड एम्फसाइजिंग द ओवरआर्चिंग सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस की बात की। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 220, 124, ये भी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है, एक्टिविज्म की बात की गई है, ओवररीच की बात की गई, वो भी एक तरीके से पार्लियामेंट के सॉवरेनिटी को लिमिट करता है। जुडिशियल रोल इन द टेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, जुडिशियरी पार्टिकुलरली इन द सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड टू टेस्ट लॉज। तो ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, हमने समझे हैं, लेकिन सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना फॉर योर एग्जाम। तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, सॉवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन। limits the delegated legislative power. Parliament is granted the authority to delegate legislative power up to a certain point, ये भी सच बात है। Beyond that limit the delegation deemed invalid, अगर उससे beyond जाइएगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, उसके लिए रिव्यू है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, वो भी प्रोविजंस बने हुए हैं। तो दिस ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कि आपको उसी फ्रेमवर्क में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स में, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में भी अपने पावर को यूज करना है फॉर द making a strong democratic structure. Now these all are the important analysis on the parliamentary sovereignty in India. When we talk about the important landmark cases, तो ये सारे cases आपको याद रखना for when you understand the supremacy or sovereignty of parliament. Minerva Mills case क्या कहता है? The Supreme Court emphasized that all 3 organs of the state, जो हमने doctrine of separation of power में बात किया था, horizontal and the vertical, वो ग्राफ हमेशा याद रखिएगा, तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात करते हैं। द कोर्ट asserted that none of these organ is ever beyond the constitution, ना जुडिशरी, ना लेजिस्लेटिव और ना द एग्जीक्यूटिव, कोई भी ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। This reaffirmed the foundational principle of constitutional supremacy.
highlighting that every action of the state must adhere the constitutional norms। तो कोई भी लॉ लाए, कोई भी इंटरप्रिटेशन करे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स में, फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। तो दिस लैंडमार्क केस कम्स बाय मिनर्वा मिल्स केस ये एक्सप्लेन करती है। गोलकनाग केस क्या कहता है? गोलकनाग केस क्या कहता है? गोलकनाग केस एड्रेस द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। वो कह रही है कि आप फंडामेंटल राइट्स अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन आप ब्रीच नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ करते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहता है, तो आप उसको एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा सकता है। द कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट डज नॉट पोजेस द ऑथोरिटी टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। The decision marked by a crucial movement in the Indian constitutional history, asserting the। तो पहले जो ये केस था उसमें कहा कि आप फंडामेंटल राइट्स को एक तरीके से अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में ये भी चेंज किया गया था। केशवानंद भारती केस देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इज परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड शेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडस्केप ऑफ इंडिया। जो उसने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी बहुत स्ट्रांगली हम फॉलो करते हैं और एक तरीके से लिमिट करता है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट आया था। आप जो करना है अमेंड कीजिए, पर यू कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन holding that law, rule and regulation। The decision struck the balance between the parliament rights to amend laws and the protection of citizen fundamental rights। It has set a precedent of the judiciary to review the constitutional amendment and ensure। तो कोई भी amendment आया उसको भी review किया जा सकता है through this केशवानंद भारती case। तो this is one of the landmark case to guide to light the important constitutional supremacy of India। तो this is one of the significant topic regarding our polity। प्लीज राइट अंडरस्टैंड एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉवरेनिटी क्या होता है, सुप्रीमेसी हमने ब्रिटेन से समझा, यूएसए का समझा और मिडिल पास समझा, द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी समझा। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड राइट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब एक दो बार लिखिएगा, 3-4 बार स्लाइड्स को एक बार पढ़िएगा, अपने पुराने नोट्स को देखिएगा, तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर और हो जाएंगे। इन नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट लाएंगे एंड correlate with the current development। I hope you are studying more smartly और अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं। टाइम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है आपके पेपर से, तो अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस मोर एंड मोर आंसर राइटिंग और जितना हो सके रिवीजन कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।